हमारी मेहनत की कमाई सालों में दुगनी हो जाए, ये कौन नहीं चाहता। और पैसों को बढ़ाने की चाह में ही हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग विकल्पों में निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरी है समझना कि अच्छे रिटर्न के लिए नहीं बल्कि मात्र जोखिम कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस के क्या है फ़ायदे और इंश्योरेंस छोड़कर कहाँ लगाना चाहिए आपको पैसा, ये बताएंगे आपको योर मनी में हम आज। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान हैं इन्वेंचर ग्रोथ और सिक्योरिटीज़ के मेहुल अशर। आपका स्वागत है मेहुल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से राजकुमार बंसल है। नमस्कार राजकुमार जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये मनी प्लस पॉलिसी के बारे में है, LIC का। ये कुछ साल पहले LIC वालों ने पैम्फलेट निकाले थे कि मनी प्लस पॉलिसी में आप 10,000 प्रीमियम दीजिए जी, और पॉलिसी 20 साल की है लेकिन 3 साल ही सिर्फ प्रीमियम दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो प्रीमियम है वो उसी फंड में से विड्रॉ करके लगा सकते हैं। ठीक है। और वो 20 साल में 32 लाख हो जाएगा, 15 साल में 8.5 लाख। मगर 3 साल प्रीमियम देने के बाद हमने पूछा कि अब प्रीमियम इसमें से निकाल सकते हैं, तो वो बोले कि नहीं, इसमें निकालेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको बाद में। ठीक है। मगर फिर भी हम प्रीमियम ने दिया, अब तो 7 साल से दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अब हमने पूछा तो अभी विड्रॉ करें तो कितना पैसा मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 90,000 मिलेगा। हम 70 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि अभी हमें इसमें बने रहना चाहिए कि स्टेज पे निकल जाना चाहिए इस पॉलिसी? बिल्कुल राजकुमार जी, पॉलिसी लेने से पहले क्या आपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे या किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की थी? केवल एडवर्टाइजिंग को देखकर ही आपने पॉलिसी खरीद ली थी? जैसा ब्रोकर ने बताया, उन्होंने पैम्फलेट छपा हुआ प्रिंटेड दिए, वो भी है पैम्फलेट मेरे पास। तो उसमें ऐसा ही था, ऐसा ही लिखा है। और साफ तौर से आपने अपने बच्चों की या अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की पढ़ाई और शादी के लिहाज से आपने उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी ली है? ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे लिया था, उन्हीं की पढ़ाई के लिए। उन्हीं की पढ़ाई के लिए आपने ये पॉलिसी ली हुई है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर मेहुल से। मेहुल, यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए, उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि सबसे पहले तो क्या ब्रोकरों की बातों में आके आपको इस तरह की पॉलिसीज क्या ले लेनी चाहिए बिना जांच पड़ताल किए हुए? और दूसरा ये कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप पैसे जोड़ना चाह रहे हैं तो आप इंश्योरेंस के रास्ता क्यों अपनाएंगे? एब्सोल्युटली। तो आप बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि सबसे पहला तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, चाहे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो या मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी चीज़ आप जब ले रहे हो, तो पहले उसकी आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए कि वजह आप जो ले रहे हैं वो सही है या गलत है। जो छपा हुआ है वो एक एडवर्टिजमेंट है या एक्चुअल फैक्ट है, और वो कंपनी की तरफ से छपी हुई है। आई एम श्योर कि वो कंपनी ने नहीं छपाया है। पॉसिबिलिटी है कि किसी ने प्रिंट आउट निकाल लिया हो या किसी ने मार्केटिंग गिमिक कर दी हो। लेकिन और दूसरा चीज़ कि हमको खुद को भी समझना चाहिए कि हम क्या रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अगर हम 10,000 रुपया डालने वाले हैं 3 साल के लिए, तो 30,000 रुपये हुए। 30,000 रुपया अगर आप वही चीज़ को इन्वेस्ट करने वाले हो किसी भी हाल में, इवन 20 साल के बाद 30 लाख रुपए नहीं हो सकते, तो वो तो एक रियलिस्टिक फिगर ही नहीं है। तो वो अगर आप कंटिन्यूसली भी इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर मैक्स टू मैक्स अगर मैं 10% रिटर्न भी पकड़ने जाता हूँ और रेगुलर रिटर्न आया तो भी आपका 3 लाख के ऊपर नहीं जाएगा फिगर, राइट? जबकि आज की डेट में क्योंकि मार्केट ने अच्छा किया है इसके लिए और यूलिप प्लान है, इसलिए कहीं ना कहीं उनका फिगर फिर भी 90,000 के आसपास है, वो पॉजिटिव में है। अगर उनको चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन दो चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे इंश्योरेंस जो होता है प्रोडक्ट, जो बलून कॉस्ट स्टार्टिंग में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो आपने सारे चार्जेस तो भरती हैं ऑलरेडी, तो अभी काफ़ी चार्जेस काफ़ी कम हो गए होंगे। तो एक ऑप्शन ये है कि आप उसी में कंटिन्यू करके बाकी के 7 साल भी आप भर दीजिए, बने रह सकते हैं, लेकिन रिटर्न डेफिनेटली बहुत कम बनेगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उनमें से अभी जो 90,000 में मिले तो 90,000 आप उनको विड्रॉ कर लो, पुट इट इनटू एन एफिशिएंट व्हीकल, और उतनी ही अमाउंट आप एक म्यूचुअल फंड में थ्रू SIP डाल दीजिए। दैट विल मोर एफिशिएंट है, कम से कम इन्वेस्टमेंट सही तरीके से ग्रो होगा। दूसरा चीज़ मैं इनको ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा, तो यूलिप और इंश्योरेंस इज़ नॉट द व्हीकल कि आप वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करो। आप इंश्योरेंस को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, दोनों अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग ही रखनी चाहिए, क्योंकि वरना आप जब मिक्स करोगे तो
ये मूल बात अगर सब समझ जाएं तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस में कभी कोई मिस सेलिंग हो ही ना। राजकुमार जी, अगर आप मेरी आवाज़ अभी सुन सकते हैं तो मुझे ये बताइए, अगर आप निकल जाते हैं और 90,000 रुपये ले लेते हैं तो आपकी बच्चों की पढ़ाई में अब कितना समय बचा है, ताकि हम आपको बताएं कि आप कहाँ निवेश करें और आपके टारगेट क्या है, कहाँ से आप अचीव कर सकते हैं वो राशि? वो अभी तो मेरी बच्ची जो है वो 14 साल की है। ठीक है। तो कुल मिला के उनकी पढ़ाई के लिए आपको कितने सालों के बाद इन पैसों की जरूरत पड़ेगी? मुझे तकरीबन 5-6 साल के बाद। 5-6 साल के बाद। तो कोई खास अमाउंट आपके जहन में? 90,000 तो आपको मिल जाएंगे अगर आप इस पॉलिसी से निकल गए। उसके अलावा ऊपर से आपको और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? कितना टारगेट रखा है आपने? तो मुझे तकरीबन आई थिंक अबाउट 8-9 लाख की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको कुल मिला के 8 से 9 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 5 से 6 साल का समय है, तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड के जरिए ये निवेश कर सकते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड का रास्ता क्या अपनाया जा सकता है? 5 साल है, डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन इनको अमाउंट काफ़ी बड़ी डालनी पड़ेगी क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ से बहुत कम होगा। 5 ईयर्स है, लेकिन टुवर्ड्स अगर 2 या 3 साल के बाद जब मार्केट क्योंकि जब उनका गोल पास में आता है तो मार्केट वोलेटिलिटी उनको नहीं लेनी चाहिए, तो वो टाइम पे उनको धीरे धीरे शिफ्ट करके डेट फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। कोई फंड्स के नाम आप रेकमेंड कर पाएंगे जिसमें ये एक तो 90,000 एक मुश्त ये निवेश कर सकते हैं लमसम, उसके अलावा अगर इन्हें SIP शुरू करनी है तो मैं सजेस्ट उनको ये करूँगा कि आप खाली 2 फंड ले लीजिए, ज़्यादा डोंट टेक टू मेनी फंड्स। 2 फंड ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 50,000 और 40,000, जो 90,000 का विंडफॉल आया, और वही फंड्स के अंदर हम आपके SIP चालू कर दीजिए इन द सेम मैनर। आप 50,000 जो है वो एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए, जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप है, और जो मिड कैप फंड है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ या IDFC प्रीमियर इक्विटी, जैसे एक मिड कैप फंड ले लीजिए, दोनों में से एक 40,000 वहाँ डाल दीजिए, और उसी बेसिस के ऊपर जो उनका कैलकुलेशन बनता है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो SIP वही 2 फंड में चालू कर सकते हैं। कितने की SIP आपको लगता है इनको शुरू करनी चाहिए? जितनी क्षमता हो उतनी तो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक अमाउंट अगर 5 साल ही है तो मेरे ख्याल 30-40,000 तो बनी जाएगा। चलिए, तो राजकुमार जी यहाँ पर आपके सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। आप 90,000 रुपए ले लीजिए, इस पॉलिसी से निकल जाइए, इसे बंद कर दीजिए, और आपको उसमें से 50,000 रुपए ICICI फोकस ब्लू चिप में डालने होंगे, और दूसरे जो 40,000 रुपए हैं उसमें आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में ये पैसा डालना होगा। इसके अलावा आपको SIP भी शुरू करनी होगी ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। जितनी आपकी हिम्मत है उतनी की आप SIP कीजिए। मेहुल के हिसाब से अगर आपको 8 से 9 लाख रुपए चाहिए 5 से 6 साल के बाद, तो आपको कम से कम 30 से 40,000 रुपए की SIP करनी होगी। लेकिन अगर आप फिलहाल इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जितनी अपनी क्षमता हो आप SIP शुरू कीजिए और हर साल अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर योर मनी ने हम आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं मेहुल अशर। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमें अभय चांद ने अपना सवाल भेजा है और इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हमें भेजी है। बेसिकली इनकी सैलरी है 60,000 पर मंथ और हर महीने ये 15 से 20,000 निवेश कर सकते हैं। मेटलाइफ स्मार्ट प्लस पॉलिसी इन्होंने यहाँ पर ले रखी है। SBI मैग्निम इक्विटी फंड, SBI मैग्निम FMCG, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड और SBI गोल्ड फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। इनके जो गोल्स हैं वो हैं 20 साल बाद इन्हें बेटी की शादी के लिए चाहिए होंगे 30 लाख रुपए, 15 साल के बाद बेटे की पढ़ाई के लिए इन्हें चाहिए होंगे 10 लाख रुपए। और मेहुल इन्हीं गोल्स के तहत इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो तैयार यहाँ पर किया हुआ है। इनके पास काफ़ी लंबा टाइम होराइजन है मेहुल, लेकिन उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको क्या सही लगती है? नहीं, उनकी जो एब्सोल्युटली अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है। या तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार है SBI से। जी एग्जैक्टली। तो SBI के अलावा दूसरे कोई फंड्स ही नहीं है उनके पास। तो डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं कि उनके जो गोल्स है, तो हम लेट्स से हम गोल्स पे जाते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है इनके दोनों बच्चों के लिए
कलेक्शन करने के लिए, प्लस एजुकेशन एज वेल एज मैरिज, और उसके साथ साथ उनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए। और क्योंकि वो अब बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास या 15 या 20 हज़ार रुपये तक का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर मंथ, तो उनके पास काफ़ी कंफर्ट जोन है कि वो एक अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम एक गोल पकड़ते हैं, सपोज उनका पोर्टफोलियो पे लगभग 12% के आसपास रिटर्न आता है, क्योंकि वो उनके पास टाइम है, हम उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड रिकमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। उनके सन को लगभग 10 लाख जितनी अमाउंट चाहिए 15 साल के अंदर, तो वो तो एक छोटा सा 2,000 रुपये का SIP भी कर लेंगे तो अचीव हो जाएगा। सेम थिंग उनकी डॉटर की मैरिज के लिए जो 35 लाख चाहिए, वहाँ पे भी अगर लगभग 3,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो टारगेट उनकी पहुंच जाएगी, कि वो 20 साल है वहाँ पे टाइम। और तीसरा चीज़ जो उन्होंने नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर डॉटर की एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो डॉटर की एजुकेशन के लिए भी हम लेते हैं, तो 2-1 हज़ार रुपये का अगर उनका भी करते हैं तो उनकी जितना सन का इन्वेस्टमेंट है उतनी अमाउंट वहाँ पे भी कलेक्ट हो जाएगी, तो ताकि डॉटर सन दोनों की एजुकेशन भी टेक केयर हो जाती है। बिल्कुल। और बियॉन्ड दैट अगर 10,000 रुपया एडिशनली वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे SIP में फॉर रिटायरमेंट, तो वो रिटायरमेंट कॉर्पस दोनों तरीके से काम आ सकता है, कि अगर कोई लिक्विडिटी वो डेफिनेटली वो फंड में है, तो कभी कोई कंटेंजेंसी आ गई या कभी कोई और एक्स्ट्रा गोल उन्होंने ऐड कर दिया, तो उसमें से वो विड्रॉ कर सकेंगे। हालांकि मैं मना करूंगा कि वो नहीं करना चाहिए। अगर 10,000 रुपया अगर रेगुलरली 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो उनका अमाउंट लगभग 1 करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे इनको पोर्टफोलियो में जो बदलाव करने हैं वो कौन से हैं? तो पोर्टफोलियो में उनको बदलाव करने हैं, तो मैं इनको पहले एक ही बोलूँगा कि सारे के सारे एग्जिट कर दो, सभी फंड से निकल जाए, सभी फंड से निकल जाओ एक बार, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी ऑफ दोज फंड्स आर डूइंग गुड, तो उनमें से तो सारे एग्जिट करना है। जो उनकी मेटलाइफ की पॉलिसी है वो पॉलिसी चलने दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक टर्म पॉलिसी और ले लीजिए, क्योंकि वो पैरामिलिट्री में है, थोड़ा हाई रिस्क प्रोफाइल हो जाता है, तो उसकी वजह से एक टर्म कवर लगभग 2-2.5 हज़ार रुपया पर मंथ अगर उसका जाता है, तो ये सब मिला जुला के उनका 75 लाख का टर्म कवर ले लेना चाहिए। 75 लाख का टर्म कवर अप्रॉक्सीमेटली अगर लेते हैं तो काफ़ी सिक्योर हो जाएगी फैमिली। और उसके साथ साथ अगर वो क्योंकि वो लिटिल हाई रिस्क साइड पर है, तो उनको वो कवर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, तो वो एब्सोल्युटली लेना चाहिए। वो सब मिला जुला के मतलब 20,000 के आसपास का फिगर हो जाता है जो उनका टारगेट है। लेकिन फिर फंड आप कह रहे हैं कि इन सब में से निकल जाएं, तो फिर किन फंड्स में आप निवेश करें? सो उनके लिए हम अगेन कुछ फंड रेकमेंड कर सकते हैं, कि जैसे लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। लार्ज कैप में आप ICICI फोकस ब्लू चिप ले लीजिए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज मिड कैप में ले लीजिए, बिरला फ्रंटलाइन है वो लार्ज कैप में आप ले सकते हैं। तो ये 3-4 फंड्स अगर हम डालते हैं तो आई थिंक मोर देन IDFC प्रीमियर इक्विटी है, तो ये 4 फंड्स के अंदर वो डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकती हैं। ये पोर्टफोलियो आपको बहुत ही इक्विटी की तरफ झुका हुआ नहीं लगता? इनको डेट कुछ इंक्लूड करना चाहिए अपने, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 15 साल है जी, तो और वैसे भी इस वक्त डेट इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव, तो बेटर ऑप्शन है कि आप इक्विटी में लीजिए, क्योंकि इक्विटी में आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे दिया है हमने। अब है आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है, आप अच्छा खासा निवेश करने की क्षमता भी रखते हैं, तो जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो को, मेरे ख्याल से रिवैम्प नहीं, आपको एक नया पोर्टफोलियो ही बनाना है। तमाम फंड्स के नाम यहाँ पे मेहुल ने आपको दे दिए हैं, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं यहाँ पे राकेश ग्रोवर का ईमेल। इन्हें बेसिकली मेहुल अपने लिए एक टर्म प्लान चाहिए। दरअसल इन्होंने एक किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराया था 2011 में, और अब ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट ये अप्रैल के बाद जुलाई से इन्होंने अपनी जॉब भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब इनको टर्म प्लान शायद मिलने में कोई दिक्कत हो रही है। 26,000 रुपये इनकी सैलरी है महीना, और टर्म प्लान चाहते हैं लगभग 50 लाख का। तो इस सिनेरियो में टर्म प्लान तो शायद मिल जाएगा, लेकिन अब बात ये होगी कि किन सिनेरियोज में मिलेगा और कितने प्रीमियम पर मिलेगा मेहुल? ओके, प्रीमियम वाइज डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा मेडिकल कवर्स में लेंगे, तो उनको लोडिंग डेफिनेटली लगेगा। लेकिन यस, ICICI है, कोटक है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो इंश्योरेंस डेफिनेटली देंगी, तो टर्म कवर उनको मिल सकता है। जस्ट के कॉस्ट ज़्यादा है, और क्योंकि मेडिकल्स में मेक श्योर कि आप डिक्लेयर कर दीजिए। तो कोई भी चीज़ इंश्योरेंस के ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सारी चीज़ें डिक्लेयर करने की कोशिश, हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो मत कीजिए। आपको अगर कोई भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जो भी है वो क्लियरली आप लिख लीजिए, तो ताकि क्लेम्स में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, वरना कभी क्लेम्स में रिजेक्शन हो सकती है। और इनको ऑनलाइन टर्म प्लान आसानी से मिल जाएगा? ऑनलाइन टर्म प्लान अप्लाई भी करेंगे तो भी उनको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पर जब आप कोई कंपनी को सिलेक्ट करते हैं टर्म प्लान लेने के लिए, तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अक्सर क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक अहम चीज़ होती है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्लेम सेटलमेंट रेशियो यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर हम देखने आए तो अपनी मैक्सिमम सारी कंपनीज आर 95% प्लस। तो उसमें कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लेम रेशियो, क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ इंश्योर कि आप जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। उसमें वहाँ पे कुछ भी आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए, या नो मेडिकल्स है तो आपने कुछ बताया नहीं, वो ऐसा इस तरह से काम मत कीजिए, ताकि क्योंकि जब लेटर ऑन कभी कुछ भी इशू हुआ तो वो क्लेम रिजेक्शन का एक वैलिड पॉइंट बन जाता है। और जो 50 लाख का ये टर्म कवर लेना चाहते हैं, इनका कवर अमाउंट ठीक है या आपको लगता है कि ये बढ़ा सकते हैं? ये एक्चुअली में ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो 26,000 के आसपास है, तो लगभग 3-3.5 लाख का एनुअल इनकम हो गई। तो हिसाब से अगर इवन 30 लाख जितना कवर है तो काफ़ी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपने लिए राकेश जी आप 30 लाख तक का कवर ले सकते हैं, और जैसे कि मेहुल ने बताया कई सारी कंपनियां हैं जो आपको टर्म कवर देंगी, लेकिन हो सकता है थोड़े महंगे प्रीमियम पे आपको ये कवर मिले। इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों लगाएं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। तो हमने आपको बताया कि इंश्योरेंस में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए, तो आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेहतर ऑप्शन, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के क्या है फायदे, क्यों चुने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, जानते हैं राशि महेश्वरी से। राशि, यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किस तरह के निवेशक को करना चाहिए और ये बेहतरीन निवेश का विकल्प क्यों है? जी कविता, फॉर एग्जाम्पल महंगाई जहां ऊपर नीचे होती है, हमें सबसे ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट की फिक्र सताती है कि अब फिक्स डिपॉजिट पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। लेकिन महंगाई चाहे कितनी भी हो, इक्विटी एक ऐसा क्लास है जो महंगाई से मुकाबला करके आपको बेहतरीन और अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन इक्विटी फंड में फायदा उठाने के लिए आपको इन फंड में लंबे समय तक के लिए बने रहना होगा। इक्विटी फंड में आपको टैक्स का फायदा भी भरपूर मिलता है। इन फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 होता है, यानी अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा रखते हैं और इससे जो भी कमाई करते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी रिटर्न भी अच्छा और कोई टैक्स भी नहीं। यहां मैं आपको बता दूं कि बजट में टैक्स को लेकर जो भी बदलाव हुए हैं उसमें इक्विटी फंड शामिल बिल्कुल नहीं है। यह बदलाव सिर्फ नॉन इक्विटी फंड के लिए लेकर है। यहां पर जो लॉन्ग टर्म टैक्स को बढ़ाकर 10 से 20% किया गया है, लेकिन इसमें इक्विटी फंड बिल्कुल शामिल नहीं है। इसके अलावा इक्विटी फंड में निवेश करने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन मौजूद है। म्यूचुअल फंड कंपनियां आज की तारीख पर हजारों इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑफर कर रही है जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या फिर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर फंड का यहां पे चयन कर सकते हैं। अगर आपको नियमित रकम चाहिए तो फिर आप फंड में डिविडेंड का ऑप्शन चुनें, वरना आप ग्रोथ ऑप्शन का फंड ले सकते हैं। इसके अलावा फंड्स जो होते हैं वो सेक्टर और मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं, जैसे लार्ज कैप इक्विटी फंड या मिड कैप इक्विटी फंड, या फिर सेक्टर के हिसाब से पावर फंड, एफएमसीजी फंड या फार्मा फंड। इसके अलावा ग्लोबल इक्विटी मार्केट का अगर आपको फायदा उठाना है तो यहां पर एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप इक्विटी फंड के जरिए इसको उठा सकते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाकर। इन फंड में पैसे लगाने का, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का एक और फायदा यह है कि आप काफी कम रकम से यहां पर पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम रकम अलग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर अलग से रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मात्र 500 या फिर 1000 रुपए से इक्विटी फंड में एसआईपी के जरिए पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए ऑटोमेटिकली आपकी बचत इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो इक्विटी फंड लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आप इक्विटी बाजार का फायदा बिना शेयर बाजार के जोखिम को उठाए बिना ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर अगर आपको बढ़िया रिटर्न कमाना है, बढ़िया रिटर्न आपको यहां पर तभी मिलेगा जब आप इसमें लंबे समय तक के लिए बने रहेंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राशि। तो मेहुल, यहाँ पे हमने समझ लिया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्यों एक बेहतरीन विकल्प है निवेश के लिए, लेकिन अगर मैं गोल फॉर्मेशन की बात करूं और गोल को अचीव करने की बात करूं तो साफ तौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड आप भी रेकमेंड करेंगे, लेकिन किस तरह के म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए इसको लिए? आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सबसे पहला किसी भी एक
एक फंड हाउस, एक सिंगल फंड, एक टाइप का फंड, उस तरह से मत कीजिए। आप उसको एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए लार्ज कैप्स और मिड कैप्स के अंदर। लार्ज कैप्स जो बेसिकली होते हैं वो अच्छी कंपनीज़ है, उनको ब्लू चिप्स है, उनको आप लंबे समय के जैसे ही रखोगे उनमें अच्छी इनकम आएगी, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। मिड कैप्स जो है वो आपको रन अप ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी है और ज़्यादा तेज़ी से गिरते भी हैं। तो क्योंकि उस तरह का प्रोफाइल है तो इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा सा कम वेटेज रखते हैं। तो लगभग लेट्स से 50% के 60% के आसपास आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो बिल्टअप कर लीजिए लार्ज कैप फंड्स के साथ। आप लगभग 30 से 40% के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिड कैप के अंदर। अगर आपको कोई सेक्टर टेम्परेरी अच्छा लग रहा है, सपोजिटली आज फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर अच्छा लग रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो आप उसके अंदर कुछ एक्सपोजर लगभग 5 से 10% जितना एक्सपोजर आप ले सकते हैं। बट नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10% के आसपास एक अगर हेज के हिसाब से अगर रखना है तो आप उसके अंदर 5 से 6% के आसपास आप गोल्ड भी रख सकते हैं। हालांकि इस वक्त गोल्ड अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है या डाउन ट्रेंड पर है या ऑल दैट, बट जब पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और भले वो डाउन है लेकिन और जब साइकिल्स जब टर्न होती है तो ऑटोमेटिकली जो आपने एसेट क्लास ली है इट विल बी क्रिएट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो आपका नज़रिया काफ़ी लंबा होना चाहिए और साथ ही आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, यानी बिना भूले और बिना चूके आपको अपनी निवेश को इसमें जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल आज शो पर आने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन को लेकर, तो आप अपना सवाल हमें mf@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेज सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो फेसबुक के हमारे पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।